चैप्टर नंबर 1 द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। लास्ट लेक्चर के अंदर अपन ने देखा था कि फ्रांस के अंदर कैसे मोनार्की को एबॉलिश किया और रिपब्लिक को एस्टैब्लिश किया, और उसके अंदर अपन ने ये भी देखा था कि लुइस 16 को कोर्ट ने डेथ की पनिशमेंट सुना दी थी, ठीक है। और उसके बाद फ्रांस का पूरा जो पावर था वो किसके पास चला गया था? मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर के पास। और मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर कौन था? जैकोबिन क्लब का लीडर। इज दैट क्लियर? इस लेक्चर के अंदर अपन ये देखने वाले हैं कि कैसे मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर ने फ्रांस के ऊपर रूल किया। Is that clear? So let's start this lecture and हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है the reign of terror। अब द रेन ऑफ टेरर का मतलब ये है कि जब मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर ने फ्रांस के ऊपर रूल किया था तो वहां के लोग बहुत ज्यादा डर गए थे। किसकी वजह से डर गए थे या किसने डरा के रखा था? मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर ने। अब उसके कौन कौन से वे थे कि जिसकी वजह से फ्रांस के अंदर बहुत एक खौफनाक माहौल पैदा हो गया था। सो वो सारी की सारी चीजें अपन जानेंगे द टॉपिक रेन ऑफ टेरर के अंदर। सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। पॉइंट नंबर 1, द पीरियड फ्रॉम 1793 टू 1794। कौन सा पीरियड? 1793 टू 1794 इज रेफर्ड एज रेन ऑफ टेरर इन फ्रांस। मतलब यहां से आपको एक चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि मैक्सिमिलियन ने रूल कब से और कब तक किया था? 1793 से 1794 तक। और इसी पीरियड को फ्रांस के अंदर क्या बोला जाता है? द रेन ऑफ टेरर। नाउ द क्वेश्चन इज, क्यों बोला जाता है एज मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर? यहाँ पे एमआर का मतलब है मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर फॉलोड द पॉलिसी ऑफ सीवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट। मतलब मैक्सिमिलियन जिस पॉलिसी को फॉलो करता था उस पॉलिसी की हेल्प से मैक्सिमिलियन ने बहुत ज्यादा कंट्रोल करके रखा था फ्रांस को, और उसकी पनिशमेंट बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हुआ करती थी। मतलब आप ऐसा भी बोल सकते हो कि मैक्सिमिलियन की जो पॉलिसी थी वो स्ट्रिक्ट एज हेल। इज दैट क्लियर? सो वहां के लोगों के अंदर बहुत ज्यादा डर बैठ गया किससे रिलेटेड? मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर। और वहां के लोग बहुत ज्यादा मैक्सिमिलियन की पॉलिसी और उसकी पनिशमेंट से डरने लगे। दिस वाज द मेन रीजन क्यों फ्रॉम द पीरियड 1793 टू 1794 को फ्रांस के अंदर द रेन ऑफ टेरर बोला जाता था। इज दैट क्लियर? आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 2, ऑल हिज एनिमीज। जो भी एनिमीज थे किसके? मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर के। अब मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर के एनिमीज कौन होंगे? वो लोग जो मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर के आइडियाज से एग्री नहीं करते थे, उनको मैक्सिमिलियन अपना क्या समझता था? दुश्मन समझता था। इज दैट क्लियर? अब वो कौन लोग थे वो देखते हैं। नोबल्स, क्लर्जी, मेंबर्स ऑफ हिज ओन पॉलिटिकल पार्टी। नोबल्स, क्लर्जी और उसके खुद के पॉलिटिकल पार्टी के कुछ लोग अगर उसकी बातों से एग्री ना करते तो मैक्सिमिलियन उनको क्या समझता? खुद का एनिमी समझता, और उनके साथ कैसा बिहेव करता? Who did not agree with his methods were arrested, imprisoned and guillotined। सबसे पहले उनको अरेस्ट करवाता, उसके बाद उनको जेल में रखते और एट लास्ट में उनको क्या कर दिया जाता? गिलोटिन कर दिया जाता। मतलब सेकेंड पॉइंट हमारा ये कह रहा है कि ऐसे लोग जो मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर से के आइडिया से एग्री नहीं करते थे, उनको एक सीवियर पनिशमेंट मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर प्रोवाइड करता था। और इसी रीजन की वजह से फ्रांस के जो लोग थे वो रॉबस्पियर से बहुत ज्यादा डरते थे। Is that clear? यहाँ पर अपन ने देखा गिलोटिन स्टूडेंट्स 1 मार्क्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आपसे डेफिनेशन पूछी जाती है कि गिलोटिन का मतलब क्या होता है। क्लियर? देखते हैं। The guillotine is a device consisting 2 poles। गिलोटिन के अंदर 2 पोल्स होते हैं, डांस करने के लिए नहीं, ब्लेड को सपोर्ट करने के लिए, एंड a blade with which a person is beheaded। It was named after Dr. Guillotine who invented it। गिलोटिन जो नाम था, ये गिलोटिन को किसने इन्वेंट किया था? डॉक्टर गिलोटिन ने। इसीलिए इस डिवाइस को क्या बोला जाता है? गिलोटिन बोला जाता है। क्लियर? अब ये गिलोटिन दिखता कैसा है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अब गिलोटिन के अंदर किसी भी पर्सन का सर रखने के बाद उसके साथ में क्या होगा? आप लोग खुद समझदार हो, आपको पता चल गया होगा। इज दैट क्लियर? अब तक इन 2 पॉइंट्स में अपन ने क्या देखा कि 1793 और 1794 के पीरियड को फ्रांस के अंदर क्या रेफर किया गया? द रेन ऑफ टेरर। बिकॉज फ्रांस के कॉमन पीपल मैक्सिमिलियन की पनिशमेंट से बहुत ज्यादा डरते थे।
और वो पीपल जो मैक्सिमिलियन के आइडिया से एग्री नहीं करते तो मैक्सिमिलियन उनको उनके साथ क्या करता, उनको गिलोटिन कर देता और उनको सिर्फ और सिर्फ डेथ की पनिशमेंट दी जाती थी। यही रीजन था कि जिसकी वजह से फ्रांस के जो लोग थे वो मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर से बहुत ज्यादा डरते थे। क्लियर? आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 3 के अंदर। रॉबस्पियर्स गवर्नमेंट इशूड लॉज प्लेसिंग अ मैक्सिमम सीलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइसेस। यहाँ पर सबसे पहले सीलिंग का मतलब है लिमिटेशन लगा देना या किसी भी चीज को लिमिट में रखना। यहाँ पर मैक्सिमिलियन की गवर्नमेंट ने ऐसे लॉज इंप्लीमेंट किए थे जिन्होंने मैक्सिमम लिमिट लगा दी थी किसके ऊपर, वेजेस एंड प्राइसेस के ऊपर, कि जो वर्कर्स हैं उनको इतना ही अमाउंट मिलेगा, इससे ज्यादा अमाउंट नहीं मिल सकता। या फिर किसी भी चीज को खरीदने के प्राइसेस पे भी उसने लिमिट लगा दी थी कि कोई भी पर्सन इस चीज को इस प्राइस से ज्यादा परचेज नहीं कर सकता। Is that clear? So उसके कैसे लॉस थे? लॉस प्लेसिंग अ मैक्सिमम सीलिंग, सीलिंग का मतलब क्या, लिमिट लगा देना, लिमिटेशन ऑन वेजेस एंड प्राइसेस, किस किस के ऊपर, वर्कर्स के वेजेस के ऊपर और वहां के जो फूड प्रोडक्ट्स थे उनकी प्राइस के ऊपर। Is that clear? आगे चलते हैं। मीट एंड ब्रेड वर रेशन। मीट को और ब्रेड को क्या कर दिया गया, रेशन कर दिया गया। इसका मतलब ये था कि कोई भी पर्सन एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज्यादा ना ही मीट खरीद सकता है और ना ही ब्रेड खरीद सकता है। इज दैट क्लियर? इस पॉइंट से आगे अपन जितने भी पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं यहाँ पर अपन वो सारी चीजें देखने वाले हैं कि जो मैक्सिमिलियन की गवर्नमेंट ने चेंजेस लाए थे फ्रांस के अंदर, या फिर इन शॉर्ट आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो कि मैक्सिमिलियन की कौन कौन सी करतूतें थी फ्रांस के अंदर। सबसे पहले तो उसने क्या किया, एक मैक्सिमम लिमिट लगा दी किसके ऊपर, वेजेस एंड प्राइसेस के ऊपर। उसके बाद क्या किया, मीट और ब्रेड को रेशन कर दिया, मतलब एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज्यादा उसको कोई भी पर्सन परचेज नहीं कर सकता है। आगे देखते हैं, पेजेंट्स वर फोर्स्ड टू ट्रांसपोर्ट देयर ग्रेन। पेजेंट्स मतलब फार्मर्स को मैक्सिमिलियन की गवर्नमेंट ने फोर्स किया, किस चीज के लिए फोर्स किया, टू ट्रांसपोर्ट देयर ग्रेन टू द सिटीज एंड सेल इट एट अ फिक्स्ड प्राइस सेट बाय द गवर्नमेंट। मतलब मैक्सिमिलियन ने क्या बोला फार्मर्स को, या मैक्सिमिलियन ने कैसे फार्मर्स को फोर्स किया कि फार्मर्स का जो भी हार्वेस्ट है, अब फार्मर्स सबसे पहले तो उनके हार्वेस्ट को क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे सिटीज के अंदर, और सिटीज के अंदर उस हार्वेस्ट को बेचेंगे एट अ फिक्स सेलिंग प्राइस। और ये जो सेलिंग प्राइस है ये किसने सेट किया था, सेट बाय द गवर्नमेंट। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? के फार्मर का जो हार्वेस्ट है वो एट अ फिक्स प्राइस के ऊपर सेल होगा, और ये जो प्राइस था वो किसने सेट किया था, मैक्सिमिलियन की गवर्नमेंट। Is that clear? आगे चलते हैं। The use of most expensive white flour bread। यहाँ पर मतलब कि जो सफेद आटे से जो ब्रेड बनती थी फ्रांस के अंदर वो बहुत ज्यादा महंगी होती थी। तो मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर ने क्या किया, ऐसे ब्रेड को बनाना ही बंद कर दिया, मतलब फॉरबिडन, मतलब उसके ऊपर लिमिटेशन लगा दी कि सफेद आटे की बनी हुई ब्रेड को कोई भी नहीं खाएगा, ठीक है। और उसकी जगह आई वहां पर बाबा रामदेव की पतंजलि ब्रेड। नहीं, मजाक कर रहा था, वहां पर कौन सी ब्रेड आई, इक्वलिटी ब्रेड। मतलब मैक्सिमिलियन का क्या मानना था कि ये लोग फ्रांस के अंदर ब्रेड खाएंगे और उस ब्रेड से इक्वलिटी आएगी, और उस ब्रेड का नाम इन्होंने रखा इक्वलिटी ब्रेड, ठीक है। अब वो मैक्सिमिलियन की सोच कि कैसे वो फ्रांस के अंदर लोगों को ब्रेड खिला के इक्वलिटी लाना चाहता था। इज दैट क्लियर? सो वहां पे क्या किया, एंड ऑल द सिटीजंस वर रिक्वायर्ड टू ईट इक्वलिटी ब्रेड। बाकी इक्वलिटी आपने राइट टू इक्वलिटी सुना होगा, राइट टू फ्रीडम सुना होगा, इक्वलिटी बिफोर लॉ सुना होगा, बट आई एम 110% श्योर कि आपने इक्वलिटी ब्रेड जैसा कोई भी टर्म नहीं सुना होगा, बिकॉज ऐसा कुछ होता ही नहीं, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमिलियन ने क्या किया कि सारे के सारे लोगों को फोर्स किया कि अब से तुम क्या खाओगे, इक्वलिटी ब्रेड खाओगे। क्यों? बिकॉज इक्वलिटी ब्रेड खाने से क्या आती है, इक्वलिटी आती है। और कहां पर, फ्रांस के अंदर ऐसा मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर का मानना था। क्लियर? आगे चलते हैं। इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल सर एंड मैडम, कि जिस भी पर्सन को, मान लो कि मेल को ट्रेडिशनली क्या बुलाते हैं, सर बुलाते हैं, और फीमेल को क्या बुलाते हैं, मैडम बुलाते हैं। तो मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर ने सर और मैडम फ्रेंच के मैन और फीमेल को बुलाना बंद कर दिया।
और उसकी जगह अब सबको क्या बुलाएंगे फ्रांस के अंदर? सिटोयन। सिटोयन का मतलब होता है सिटीजन। नो मेल नो फीमेल, फ्रांस के अंदर सब लोग क्या हैं? सिर्फ और सिर्फ फ्रांस के सिटीजन। इज दैट क्लियर? आगे चलते हैं। चर्चेस वर शट डाउन, मतलब फ्रांस के अंदर जो चर्चेस थे उनको मैक्सिमिलियन की गवर्नमेंट ने क्या करवा दिया? बंद करवा दिया। क्यों बंद करवा दिया? बिकॉज यहाँ पर अपन ने देखा था कि नोबल्स और क्लर्जी जो थे वो मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर के क्या थे? एनिमीज थे। इसीलिए रॉबस्पियर ने क्या करवा दिया? चर्चेस वर शट डाउन, चर्चेस को बंद करवा दिया और उनकी जो बिल्डिंग्स थी उसको किसके अंदर कन्वर्ट कर दिया? ऑफिसेस के अंदर कन्वर्ट कर। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? यहाँ से आप देख रहे होंगे कि कैसी कैसी मैक्सिमिलियन की करतूतें थी फ्रांस के अंदर। इसीलिए इस पीरियड को फ्रांस के अंदर द रेन ऑफ टेरर बोला गया है, बिकॉज यहाँ पर से इन्हीं सारी हरकतों की वजह से फ्रांस के जो लोग थे वो मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर से बहुत ज्यादा तंग आ गए थे। क्लियर? आगे भी देखते हैं। यहाँ पर मैक्सिमिलियन की जो करतूतें खत्म नहीं हुई है और भी हैं। Maximilian Robespierre pursued his policies so harshly that even his supporters began to demand moderation. मतलब कि मैक्सिमिलियन की पनिशमेंट इतनी ज्यादा सीवियर और इतनी ज्यादा स्ट्रिक्ट थी कि उसके खुद के फॉलोअर्स, उसके खुद के सपोर्टर्स किस चीज की डिमांड करने लगे? मॉडरेशन की डिमांड करने लगे। मॉडरेशन का मतलब होता है एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन, वो लोग मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर से एक्सप्लेनेशन मांग रहे थे कि भाई तुम ऐसा कर कैसे सकते हो किसी भी पर्सन के साथ में? तुम कैसे एक छोटी सी गलती की वजह से तुम एक पर्सन को गिलोटिन कर सकते हो? इज दैट क्लियर? सो उसके खुद के सपोर्टर्स ने मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर के अगेंस्ट क्या किया? क्वेश्चन। इज दैट क्लियर? आगे चलते हैं। फाइनली ही वाज कन्विक्टेड बाय द कोर्ट इन जुलाई 1794। फाइनली अब फ्रांस के लोगों ने क्या बोला कि मैक्सिमिलियन ने हमारे ऊपर बहुत सारे अत्याचार कर लिए, उसने हमको बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट कर लिया, अब हमारी बारी है। सो वहां के फ्रांस के कोर्ट ने फाइनली क्या किया? मैक्सिमिलियन को गिलोटिन की पनिशमेंट दे दी। फाइनली ही वाज कन्विक्टेड बाय द कोर्ट। कब? कौन से ईयर के अंदर? जुलाई 1794 के अंदर। सबसे पहले उसको अरेस्ट किया, फिर उसको जेल के अंदर रखा और नेक्स्ट डे उसको कौन सी पनिशमेंट दे दी? गिलोटिन की पनिशमेंट दे दी। गिलोटिन क्या होता है, कैसा डिवाइस होता है, कैसे काम करता है, ये ऑलरेडी अपन यहाँ पे जान चुके हैं। Is that clear? So this was all about the reign of terror कि कैसे मैक्सिमिलियन ने अलग अलग उसकी पॉलिसी से फ्रांस के कॉमन लोगों के ऊपर एक्सप्लॉइटेशन किया। Is that clear? So इन्हीं पॉलिसीज की वजह से फ्रांस के अंदर जो पीरियड था 1793 to 1794, इसको क्या बोला जाता है? The reign of terror बोला जाता है। बिकॉज जो मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर की जो पॉलिसी थी वो कैसी थी? सीवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट की। वो सिर्फ और सिर्फ कौन सी पनिशमेंट देता था? डेथ की पनिशमेंट देता था। इज दैट क्लियर? सो इस पीरियड को किसके नाम से रेफर किया गया था? द रेन ऑफ टेरर के नाम से। क्लियर? आगे चलते हैं। आगे अपन देखते हैं। देखो अब यहाँ पर रूल किसका था? मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर का। सबसे पहले लुइस 16 का रूल था, उसके बाद कौन आया? जैसे लुइस 16 को डेथ की पनिशमेंट दे दी तो मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर है। अब यहाँ पर अपन ने देखा कि मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर को भी डेथ की पनिशमेंट दे दी तो वापस से फ्रांस के ऊपर कोई ना कोई तो रूल करेगा। सो नेक्स्ट टॉपिक के अंदर अपन वो देखेंगे कि अब किसने फ्रांस के ऊपर रूल। इज दैट क्लियर? सो नेक्स्ट कौन था? और डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस के। फ्रांस के ऊपर अब किसका रूल आएगा? डायरेक्टरी का रूल आएगा। अब डायरेक्टरी क्या होती है स्टूडेंट्स, वो अपन ये टॉपिक पढ़ेंगे तो आप लोगों को अपने आप समझ आ जाएगा। क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट। अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंट्रोड्यूस्ड। अगेन स्टूडेंट्स देखो यहाँ पर तीसरी बार फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो रहा है। मैंने आपको कल भी बोला था कि शायद एक पर्सन अपने लाइफ टाइम में इतनी जीमेल या ईमेल एड्रेस चेंज नहीं करता है जितनी बार फ्रांस ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन चेंज किया है। इज दैट क्लियर? सो यहाँ पर वापस से कॉन्स्टिट्यूशन फ्रांस का चेंज हुआ, ठीक है, व्हिच डिनाइड द वोट टू नॉन प्रॉपर्टीड सेक्शन ऑफ सोसाइटी। मतलब यहाँ पे देखो एक तो फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हुआ, उसके बाद वापस से फ्रांस का पॉलिटिकल सिस्टम चेंज हुआ और इस नए पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के अंदर या नए पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर सिर्फ और सिर्फ वही लोग वोट कर सकते थे जिनके पास खुद का हाउस या खुद का घर।
इज दैट क्लियर? यहाँ पे नॉन प्रॉपर्टी सेक्शन ऑफ सोसाइटी का मतलब है कि उन लोगों को राइट टू वोट प्रोवाइड नहीं होगा जिनके पास खुद की प्रॉपर्टी नहीं है। इसका सिंपली मतलब क्या हुआ? ओनली अ पर्सन विद ओन हाउस कैन, इज दैट क्लियर? ऐसा पर्सन जिसका खुद का घर है सिर्फ और सिर्फ वही वोट कर सकता है। क्लियर? आगे चलते हैं। It provided for 2 elected legislative councils which then appointed a directory executive of 5 members. अब ये लोग यहाँ पे क्या करते थे? अपन ने यहाँ पर देखा कि इलेक्शन का जो सिस्टम है उसको चेंज किया, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हुआ। अब नया जो सिस्टम था उसके अकॉर्डिंग फ्रांस को कैसे रूल किया जाता था? यहाँ पर सबसे पहले क्या होता था कि जो फ्रांस के जो कॉमन पीपल थे वो इलेक्शन करते थे, मतलब इलेक्ट करते थे। और किसको इलेक्ट करते थे? एक लेजिस्लेटिव काउंसिल को इलेक्ट करते थे जिसके अंदर कौन होता था? डायरेक्टरी होते थे और एग्जीक्यूटिव होते थे। और एग्जीक्यूटिव कितने होते थे? एग्जीक्यूटिव के अंदर टोटल 5 मेंबर्स होते थे। अब यहाँ पर नाउ द क्वेश्चन इज कि क्यों एग्जीक्यूटिव के अंदर 5 मेंबर्स होते थे? बिकॉज अपन ने लुइस 16 को देखा कि उसने कैसे, वो अकेला था तो उसने अपने पावर का मिसयूज किया। अपन ने मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर को देखा कि वो अकेला लीडर था तो उसने अपने पावर का कैसे मिसयूज किया। सो यहाँ पर नया कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोल रहा था कि कोई एक मेंबर के पास में पावर नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर ये जो 5 मेंबर थे इनके पास सुपीरियर पावर थी फ्रांस के अंदर, ताकि कोई भी एक पर्सन उसकी सुपीरियरिटी का फ्रांस के अंदर गलत फायदा ना उठा। इज दैट क्लियर? इसी चीज को अपन एक फ्लो चार्ट की हेल्प से समझते हैं। सबसे पहले तो जो पीपल ऑफ फ्रांस है वो विद द हेल्प ऑफ इलेक्शन किसको इलेक्ट करते थे? लेजिस्लेटिव काउंसिल। इज दैट क्लियर? किसको? लेजिस्लेटिव काउंसिल को। और फिर इस लेजिस्लेटिव काउंसिल में से कितने डायरेक्टरी अपॉइंट किए जाते थे? 5, जिसको अपन ने बोला है 5 मेंबर्स ऑफ डायरेक्टरी। इज दैट क्लियर? पर यहाँ पर अभी प्रॉब्लम क्या आने लगी स्टूडेंट्स कि द डायरेक्टर्स often clashed with the legislative council who then sought to dismiss them. इस पॉइंट का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये जो नया कॉन्स्टिट्यूशन आया या फिर जो डायरेक्टरी रूल आया फ्रांस के अंदर, ये क्यों आया? बिकॉज कोई भी एक पर्सन अपनी सुपेरियोरिटी का फायदा फ्रांस के अंदर ना उठा। इज दैट क्लियर? सो यहाँ पर अब क्या हुआ कि ये तो यहाँ पर तो 5 जने थे, पर इन डायरेक्टरी का झगड़ा किसके साथ में होने लगा? लेजिस्लेटिव काउंसिल के साथ में होने लगा। सो अब यहाँ पे जो डायरेक्टरी थी, मतलब ये जो 5 मेंबर्स की जो डायरेक्टरी थी, ये क्या करते थे? काउंसिल के मेंबर्स के साथ झगड़ा करके इनको डिसमिस कर देते। इज दैट क्लियर? यहाँ से आपको पॉइंट ये क्लियर हो जाना चाहिए। द डायरेक्टर्स ऑफन क्लैश्ड विद द लेजिस्लेटिव काउंसिल हु देन सॉट टू डिसमिस देम। मतलब ये डायरेक्टर्स क्या करते थे? काउंसिल के लोगों के साथ में, काउंसिल के मेंबर्स के साथ में झगड़ा करते थे और उसके बाद क्या करते थे? इसको डिसमिस कर दिया करते। इज दैट क्लियर? मतलब यहां से भी अपन को समझ जाना चाहिए कि जो एग्जिस्टिंग या ये जो नया पॉलिटिकल स्ट्रक्चर फ्रांस के अंदर आया, इसके अंदर भी स्ट्रेंथ नहीं थी। There was no strong political structure in France. यहाँ से आपको आइडिया आ जाना चाहिए कि अभी भी और भी बहुत बार फ्रांस का जो पॉलिटिकल सिस्टम है या फिर जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो चेंज होने वाला है। क्लियर? सो यहाँ पर अपन ने क्या देखा कि कोई भी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल स्ट्रक्चर फ्रांस के अंदर नहीं था, जिसकी वजह से क्या हुआ? द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। क्यों इंस्टेबिलिटी आई? बिकॉज ये जो नया पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था ये तो किसी काम का नहीं था, ये तो खुद के अंदर ही लड़ते रह रहे थे। सो ये कॉमन पीपल की या फिर फ्रांस को कैसे रूल करेंगे? Is that clear? So the political instability of directory paved the way for the rise of military dictatorship. मतलब ये जो डायरेक्टरी का सिस्टम था इसके अंदर इतनी ज्यादा वीकनेस थी कि इस चीज का फायदा एक मिलिट्री डिक्टेटर ने उठाया और उसका क्या नाम था? नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट नाम तो सुना ही होगा। अगर नाम नहीं भी सुना है तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन इसके बारे में इन डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड।